बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक केस स्टडी देख रहे हैं ताकि हमें टैक्स कंप्यूटेशंस करना आ जाए। और टैक्स कंप्यूटेशंस करना अगर मैनुअली आ जाएंगी तो फिर हम एफबीआर के पोर्टल IRIS पे इजीली अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। और इस केस स्टडीज़ का मतलब ये भी रीज़न ये भी होगी ताकि हमने जो ऑर्डिनेंस पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन भी हम सीख लें और हमारी अंडरस्टैंडिंग हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर होती चली जाए। केस स्टडी एक इंडिविजुअल की है। इंडिविजुअल को हम हाईलाइट करते हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इंडिविजुअल की है ताकि हमें टैक्स रेट पता चल सकें। अगर इंडिविजुअल की है तो ज़ाहिर टैक्स रेट्स अलग होते हैं और कंपनी हो तो टैक्स रेट्स अलग होते हैं। तो हमें इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स लेने हैं, नंबर 1। सेकंड, हमें ये देखना होगा कि स्टेटस क्या है। स्टेटस हमने लिखा है रेजिडेंशियल। सो रेजिडेंशियल की हमने क्या बात की थी? अगर कोई रेजिडेंशियल होता है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में टैक्स होती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टेटस रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है। और हमारी वर्किंग है टैक्स ईयर 2023 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इंडिविजुअल के बारे में हमें बताई गई हैं। इंडिविजुअल का नाम मिस्टर कासिम है। ये बताया जा रहा है मिस्टर कासिम इज़ एन एम्प्लॉई एट इंटरनेशनल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां कासिम मुलाजिम है। जब एम्प्लॉई है इसका मतलब है कि सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 149 से ताल्लुक बन जाता है। सैलरी के केस में सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है, हम ये पढ़ चुके हैं, और 149 सेक्शन विथहोल्डिंग सेक्शन है। हम सैलरी के लेक्चर में ये बात देख चुके हैं। क्वेश्चन में हमें क्या डिटेल दी है? ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है तो 12 महीने की सैलरी 12 लाख हो गई। और 2 बोनस साल में मिले 2 लाख रुपए के। 1 लाख की लीव इनकैशमेंट और लीव डिडक्शन यानी एब्सेंट डेज थे 80,000 रुपये माइनस हो गए। तो टोटल ग्रॉस सैलरी 14,20,000 बनी और एम्प्लॉयर ने सेक्शन 149 के तहत 42,450 रुपये का टैक्स काट लिया। और 100 रुपये EOPI की मंथली डिडक्शन होती है तो पूरे साल में 1200 रुपये की EOPI की डिडक्शन हो गई। तो 14,20,000 में से 42,450 और 1200 ये आपने लेस कर दिए तो 13,76,360 रुपये पूरे साल में, यानी टोटल कितनी ट्रांजेक्शन आई होंगी पूरे साल में? 14 ट्रांजेक्शन आई होंगी। कैसे? 2 बोनस मिले तो 2 क्रेडिट्स बोनस के आए होंगे और 12 सैलरीज मिली हैं तो 12 सैलरीज के क्रेडिट्स आए होंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि लीव इनकैशमेंट भी किसी सैलरी के साथ आ गई होगी। तो अगर हम इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वहां पे 14 क्रेडिट्स होंगे, 12 सैलरीज और लीव इनकैशमेंट का, यानी हर मंथ एक सैलरी 1 लाख रुपए की आ रही होगी। किसी महीने में जो सैलरी प्लस लीव इनकैशमेंट 2 लाख आ गई होगी। और 2 महीने में एडिशनली ऐसा हुआ होगा कि बोनस के अमाउंट भी 1 लाख गिरा होगा, यानी क्रेडिट हुआ होगा बैंक में। तो ये हमें उसके बैंक अकाउंट्स को और सैलरी की स्लिप्स को देखते हुए ये इनपुट डेटा हमने गैदर कर लिया। नोट लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद निकालनी होती है पे स्लिप से या आ, किसी तरह से आप सर्टिफिकेट्स वगैरह से देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको दी हुई है। पे स्लिप से कैसे देखते हैं? पे स्लिप में आप देखें बेसिक सैलरी क्या है, मेडिकल अलाउंस क्या आ रहा है, तो उसी को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी बीइंग मेडिकल अलाउंस 90,000 आल्सो इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। इसका मतलब है 1 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, इस ग्रॉस सैलरी का कुछ ब्रेकडाउन होगा और उस ब्रेकडाउन को आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि 75,000 की बेसिक सैलरी होगी। अगर आप 75,000 ले लेंगे, 75,000 इंटू 0.10 ये बनेगा 7,500। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 90,000। तो 90,000 इस तरह वर्कआउट हुआ है कि कासिम की जो बेसिक सैलरी थी वो 75,000 थी एक महीने की। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो इस तरह से 90,000 मेडिकल अलाउंस निकलेगा और ये वर्कआउट करके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, ये एग्जाम्प्ट होता है, इसका हमने यहाँ रेफरेंस लिख दिया। कहाँ लिखी हुई बात? यहाँ लिखी हुई है क्लॉज
139 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। चले, सैलरी की डिटेल हमें पता चल गई, कासिम ने कितनी सैलरी कमाई, क्या टैक्स कटा है और क्या एग्जेम्पशन हमें सैलरी में अवेलेबल है। अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज ऑल्सो अर्न रेंटल इनकम बाय लेटिंग आउट हिज फ्लैट ऑन मंथली रेंटल ऑफ ₹50,000। तो इसने अपना एक फ्लैट है जो इसने खरीदा होगा प्रायर ईयर्स में, उसको किराए पे दिया और हर महीने 50,000 उसे किराया हासिल हो रहा है। तो साल का कितना हासिल हुआ? 50,000 इंटू 12, एनुअल रेंट कितना आया? 6 लाख रुपए। मजीद ये बताया गया कि इसने प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया हुआ है 50,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सेक्शन 15 और 15A, ये रिकॉल करें, हमने इस पे 2 वीडियोस बनाई हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पार्ट 1 पार्ट 2। सेक्शन 15 ये बताता है कि रेंट किसे कहते हैं। सेक्शन 15 ये बताता है कि आप क्रॉस रेंट के अगेंस्ट क्या डिडक्शंस आप ले सकते हैं। तो हम अगर इस इंफॉर्मेशन को देखें तो 6 लाख रुपए रेंट हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे, इसको हम कह देंगे क्रॉस रेंट। और 15A में डिडक्शंस क्या क्या हमें मिलती हैं वहाँ हमने लिस्ट देखी थी। तो एक डिडक्शन तो यहाँ नज़र आ रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स पे किया हुआ है, और एक डिडक्शन 1/5 अलाउंस की हमें मिलती है, वो भी हमें याद है। तो यहाँ तो ये 2 डिडक्शंस ही अवेलेबल होंगी कासिम को। ज़ाहिर है कोई ये नहीं बताया कि इसने इंश्योरेंस पे किया है या और जो भी डिडक्शन हमने डिस्कस की थी। अगली इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। कासिम की बात हो रही है। He has also derived after tax share of profit from an association of persons being partner। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें ये एक पार्टनर है। तो हुआ क्या है कि उसको आफ्टर टैक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है कितना? 1 मिलियन। और इसकी रेलेवेंसी लॉ में हम देख चुके हैं, इसकी भी वीडियोस हमने 2 बनाई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसको आई थिंक डिस्कस किया था, सेक्शन 88 और सेक्शन 92। इसमें एक सेक्शन में ये बताया गया था कि हम ये जो अमाउंट होता है आफ्टर टैक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इंडिविजुअल को मिलता है एओपी से, पार्टनरशिप फर्म से, वो एग्जेम्प्ट होता है इंडिविजुअल के हाथ में। और हमने पढ़ा था कि कंपनी के हाथ में ये एग्जेम्प्ट नहीं होता, बल्कि बिफोर टैक्स शेयर ही उसको दे दिया जाता है। कंपनी के पास जाके टैक्स होता है, हम एओपी की टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर देते हैं जितना कंपनी का हिस्सा होता है। और इंडिविजुअल के लिए ये था कि आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आता है वो इंडिविजुअल के हाथ में एग्जाम्प्ट है, लेकिन रेट पर्पस टैक्स होता है। तो उसके सेक्शन के रेफरेंसेस इसलिए यहाँ पे 88 और 92 लिख दिए। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन देखें क्या बताई हुई है। ही हैज रिसीव्ड फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉम अ फ्रेंड। 10 मिलियन की फॉरेन रेमिटेंस एक फ्रेंड से आई है। सेक्शन 111 का सब्जेक्ट ये है, और सेक्शन 111 में ये लिखा है कि अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है 5 मिलियन तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मिलियन के बाद अगर आएगी तो भी एग्जाम्प्ट रहेगी। ऐसा नहीं कि 5 मिलियन के बाद आएगी तो एग्जाम्पशन नहीं, एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी। वहाँ ये लिखा है कि 5 मिलियन तक की फॉरेन रेमिटेंस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। उसके बाद जो अगर फॉरेन रेमिटेंस आएगी तो आपको जस्ट नोटिस करके कमिश्नर इंक्वायर कर सकता है कि भाई ये क्या है, क्यों है, ये अनएक्सप्लेन्ड फॉरेन रेमिटेंस तो नहीं है। आप उसके प्रूफ दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? इसकी भी हमने एक वीडियो में बात की हुई है कि बैंकिंग चैनल से फॉरेन रेमिटेंस आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आप बैंक से पीआरसीज प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ले लेंगे। अगर आप ये 2 काम कर लेंगे और अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज कर देंगे तो इस पर कोई टैक्स नहीं है। तो एक ये भी चीज़ हो गई कासिम के पास। एक काम और हुआ है कि कासिम के वालिद ने 1 मिलियन का गिफ्ट भी दे दिया है, और इसका रेफरेंस नंबर है सेक्शन नंबर 39। और 39 में क्या बात लिखी हुई है कि जो गिफ्ट आना चाहिए जब वो कैश से आ रहा है, रुपए आ रहे हैं, तो बैंकिंग चैनल से आना चाहिए, और आना चाहिए एक ऐसे आदमी से जिसका एनटीएन बना हुआ हो। तो हम एज्यूम करते हैं उनके फादर भी उनका एनटीएन बना है और वो फाइलर है, और बैंकिंग चैनल से 1 मिलियन आया है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है। ओके, उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹1 मिलियन विच ही हैड बॉट फॉर 8 लाख। एक उसकी गाड़ी थी, उसने पिछले सालों में कभी 8 लाख की खरीदी थी, जिसे उसने 10 लाख रुपए का बेच दिया। अब ये क्या है? ये कैपिटल रिसीट है। पर्सनल
कार नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट सेक्शन 37। एक सेक्शन है सेक्शन 37 जिसके अंदर कुछ चीज़ों को कैपिटल एसेट कहा गया है और उसमें पर्सनल एसेट्स भी कुछ हैं। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, अगर आपने ज्वेलरी ली 100 रुपए की और बेच दी 200 रुपए की और 100 रुपए अगर जब ये गेन आया है तो ये एनटीआर में यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स हो जाएगा। स्लैब रेट लगा के हम टैक्स करा देंगे नॉर्मली। लेकिन जब 37 को हम देखेंगे तो वहां पर पर्सनल कार 37A में बताए गए कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती ही नहीं है, तो लिहाजा ये कैपिटल रिसीट है और ये टैक्स नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे डिमांड करता है कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2023। अब हमने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए और इसको हम थोड़ा श्रिंक, इसका साइज कम कर दें ताकि ये एक ही विंडो में नज़र आ जाए। बहुत छोटा हो गया तो खैर। सैलरी की बात हो गई, इसमें हम आपका मेडिकल अलाउंस हमने देख लिया। रेंट की बात हो गई, इसमें कुछ डिडक्शंस होंगी। शेयर ऑफ एओपी फॉर टैक्स पर्पस ऐड होगा। फॉरेन रेमिटेंस हम इसको इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इसको हम डायरेक्ट वेल्थ रिकन्सिलिएशन में ले जाएंगे। ये हमारी कोई फॉरेन इनकम नहीं है बल्कि भी ऐसी कैपिटल रिसीट है जिस पे टैक्स नहीं है। और पर्सनल कार से जो पैसे आए होंगे गेन की सूरत में वो भी हम वेल्थ में डायरेक्ट ले जाएंगे, ये भी कोई हमारी इनकम नहीं है बल्कि कैपिटल रिसीट है। आइए अब हम इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन वर्किंग। अच्छा, इसमें हमने कुछ टेबल्स बनाए। सबसे पहला टेबल है टोटल्स का। अगर जो भी हेड ऑफ इनकम है उसका टोटल हम यहाँ डाल देंगे। एग्जाम्पशन में अगर कोई एग्जाम्पशन है वो डाल देंगे और टोटल इनकम के अगेंस्ट कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन के कॉलम में आ जाएगी। जो बैलेंसिंग फिगर है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो हमने सैलरी को देखा, सैलरी ग्रॉस सैलरी आ रही थी 13,76,000, हमने यहाँ लिख दी। और एग्जाम्पशन मेडिकल अलाउंस की 90,000 की मौजूद थी, वो हमने एग्जाम कॉलम में लिखा। तो टैक्सेबल सैलरी हमारी आ गई 12,86,360। ओके, अगला हेड ऑफ अकाउंट क्या, हेड ऑफ इनकम हमारा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमें पता था कि 6 लाख रुपए का हमारा ग्रॉस रेंटल आया है, ये 6 लाख रुपए हमने लिख दिए। और डिडक्शंस क्या अलाउड थी, 1/5 अलाउंस सेक्शन 15A में हम पढ़ चुके हैं, यानी 6 लाख का 20% स्टेट डिडक्शन मिलेगी। क्यों है, कैसे वर्क आउट होगी ये नहीं सोचना, बल्कि ऑर्डिनेंस में लिखा है कि ये डिडक्शन आपको अवेलेबल है तो आप लेस कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इसी फ्लैट का है तो आप इसको भी लेस कर सकते हैं। तो टोटल डिडक्शंस कितनी हो गई आपकी, 1,70,000 रुपये। और ग्रॉस रेंटल ये उठ के सब टोटल यहाँ हमने ऊपर ले लिया, टोटल हो गया 6 लाख। तो 6 लाख में से 1,70,000 माइनस किए तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कितनी अमाउंट टैक्सेबल हो गई, 4,30,000 रुपये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस देखते हैं अब हम, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसका कोई कासिम का बिजनेस तो नहीं है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में है तो वहां से जो टैक्स शेयर आ रहा है प्रॉफिट का वो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही लेंगे। जब आप आईआरएस में डाल रहे होते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक अदर्स की फील्ड होती है, आप अदर्स में इसको डाल देते हैं और वहां पर अदर्स के अंदर इसी तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, टैक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, आप वहाँ 1 मिलियन डाल दीजिए। तो टोटल 1 मिलियन है, जाहिर है ये है तो एग्जाम्प्ट, लेकिन क्योंकि रेट पर्पस के लिए ऐड होती है इसलिए हमने एग्जाम्प्ट कॉलम में नहीं लिखा बल्कि इसको टैक्सेबल की कॉलम में ले लिया। अब और कोई आइटम बचा ही नहीं, तो 3 हेड्स थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात ही नहीं थी क्वेश्चन में, तो हमने तीनों हेड्स का टोटल कर लिया। टोटल कितना आया, 12,86,360 जमा 4,30,000 और जमा 10 लाख। तो ये हमारी टोटल इनकम जो आ गई, टोटल इनकम आ गई हमारी 27,16,000। इसको हम कह देंगे टोटल इनकम, राइट। अब टोटल इनकम में से हम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 10 के अंदर कि टोटल इनकम क्या होती है, जो कि सेक्शन नंबर 10 की क्लॉज ए और क्लॉज बी का मजमूआ होती है। क्लॉज ए में टोटल टैक्सेबल इनकम होती है और क्लॉज बी में एग्जाम्प्ट इनकम होती है। तो यहाँ अगर हम टोटल इनकम की बात करें, अगर हम यहाँ टोटल इनकम को वर्कआउट करना चाहें तो आप क्या करेंगे,
जो 13,76,360 इसको टोटल कर लें और 6 लाख को टोटल कर लें। ओके, सो अब हम देखते हैं हमारी टोटल इनकम जिस पे हमें टैक्स अदा करना है। टोटल टैक्सेबल इनकम वो आ गई 27,16,000। तो अब आप 27,16,360 में से माइनस कर दें डिडक्टेबल अलाउंस, जो हमने पढ़े थे 4 होते हैं, ज़कात, WWF, WPF और एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो कासिम के केस में तो ज़कात और एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किए गए, तो डिडक्टेबल अलाउंसेस को हमने ज़ीरो कर दिया। और अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम आई वो आ गई 27,16,360। अगर हम कहें कि ये वाली जो टोटल है जिसको लिखा है टोटल इनकम, इसको किस सेक्शन में रेफर किया गया है, तो आप कहेंगे ये सेक्शन 10 क्लॉज ए की फिगर है। और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम की फिगर आई है, ये कौन से सेक्शन की फिगर है, इसको आप कहेंगे ये सेक्शन नंबर 9 की फिगर है, जिसमें ये लिखा था कि आप सेक्शन नंबर 10A की जो अमाउंट आएगी टोटल इनकम, उसमें से माइनस कर दें डिडक्टेबल अलाउंस, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बहरहाल कुछ हम साथ साथ रिकैप भी कर रहे हैं सेक्शंस का, ताकि हमें वो चीज़ें रिकैप होती जाएं। उसके बाद आपने देखा कि ये एक रेशो का कॉलम निकाला है, ये निकालने की क्या ज़रूरत है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जो टैक्स रेट्स हैं वो कहाँ पे लिखे हुए हैं। हम फर्स्ट शेड्यूल में जाते हैं और वहाँ पार्ट 1 डिवीजन 1 में देखते हैं, तो दो टेबल्स बने हुए हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो टेबल 1 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल और एओपी का है, और टेबल 2 उन लोगों का है जिनकी सैलरी इनकम आउट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम 75% से एक्सीड कर जाए। तो हमने चेक किया कि टेबल 1 लगेगा या टेबल 2। तो 12,86,300 को डिवाइड कर दिया 27,16,000 से। 27,16,000 टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम, और सैलरी इनकम है 12,86,000। तो 12,86,000 की जो परसेंटेज आई वो आई 47। तो इसका मतलब है टेबल 2 के रेट तो लगेंगे नहीं, तो इट मीन्स के डिफॉल्ट रेट्स जो हैं टेबल 1 के वही रेट्स लगेंगे। तो हमने टैक्स ईयर 2023 के रेट्स लिए, और कहाँ से लेना है, आप ऑर्डिनेंस में खोलेंगे फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में पहले ही शुरू में फर्स्ट शेड्यूल में हेडिंग है पार्ट 1 और डिवीजन डिवीजन 1 और टेबल 1। टेबल 1 में आप देखेंगे कि 27,16,000 रुपये पे क्या टैक्स आता है। तो आप वहाँ देखेंगे कि स्लैब ज़ाहिर है वहाँ प्रोग्रेसिव स्लैब है, तो 24 लाख रुपए पे टैक्स है 2,70,000, और 27,16,360 में से 24 लाख को माइनस कर दें तो अमाउंट आएगा 3,16,360, राइट। तो 3,16,360 पे रेट प्रोवाइडेड है डिवीजन में, वो है टेबल में जो प्रोवाइडेड है वो है 22.5%। तो 3,16,360 का 22.5% निकालने ही बनता है 71,181। तो अब आपका आप ऐड कर लीजिए 2,70,000 और 71,181 को, तो टोटल नॉर्मल इनकम टैक्स कितना आया आपका 3,41,181 रुपए, राइट। तो ये आपका नॉर्मल इनकम टैक्स वर्कआउट हो गया। लेकिन अच्छा, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी इनकम भी होती जो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होती, तो उसका टैक्स हम अलग से ऐड करते फाइनल इनकम टैक्स के नाम से। तो यहाँ तो थी नहीं, इसलिए हमने जीरो रखा। अगले क्वेश्चंस में आएगी तो हम उसको देखेंगे, लेकिन फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। लेकिन आप देखें टैक्स चार्जेबल यहाँ आ रहा है 2,15,579, वो तो कम है, और नॉर्मल इनकम टैक्स तो ज्यादा है 3,41,181। इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस एक चीज का है। देखें जो शेयर ऑफ एओपी हमने ऊपर ऐड किया था ना, ये वाला 1 मिलियन का, ये 1 मिलियन, ये तो टैक्स पर्पस के लिए ऐड किया था। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल का टैक्स रेट हाई हो जाता है। अदरवाइज इस 1 मिलियन पर टैक्स थोड़ी अदा करना है, ये तो टैक्स मनी है। तो हमने क्या किया, जो हमारा टैक्स बना 3,14,000 से, उसमें से इसके इम्पैक्ट को हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? आप टैक्स क्रेडिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 3,41,181 को डिवाइड कर दें टू टैक्सेबल इनकम से, जो कि 27,16,360 है। तो ये आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा।
कासिम का एवरेज रेट आ गया, इस रेट पे टैक्स वर्कआउट हो रहा है, तो हम इस रेट से 1 मिलियन जो शेयर ऑफ एओपी था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें ये पता चल जाएगा 3,41,000 रुपए में 1 मिलियन पर कितना टैक्स बनता है। वो बनता है 1,25,602। ये हमने अदा नहीं करना, ये हम माइनस कर देंगे, यानी टैक्स क्रेडिट किस चीज पर है, शेयर ऑफ एओपी पे। तो 3,41,181 में से 125,602 माइनस कर देंगे तो कासिम का एक्चुअल टैक्स आ जाएगा 2,15,579। अच्छा, आईआरएस में कैसे वर्कआउट होगा, जब आप टैक्स क्रेडिट्स में जाते हैं वहां पे आप एओपी का शेयर लिखते हैं, वहां आता है एओपी का शेयर, आप वहां लिख दें 1 मिलियन। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली आईआरएस इसी अंदाज से टैक्स क्रेडिट वर्कआउट कर लेगा। ये टैक्स क्रेडिट इसलिए निकाला है कि मेरे नॉर्मल इनकम टैक्स में एओपी के शेयर पर भी टैक्स लगा हुआ है, लेकिन मुझे उसके इम्पैक्ट को माइनस करना है, तो मैंने एवरेज टैक्स रेट निकाल कर एओपी के शेयर से मल्टीप्लाई करके उस टैक्स को लेस कर दिया। सो अब मेरा जो टैक्स चार्जेबल है वो है 2,15,579। इसमें से मैं क्या करूंगा, कोई टैक्स रिडक्शन अगर होगी तो वो भी माइनस करूंगा, लेकिन मेरे केस में भी टैक्स रिडक्शन नहीं है, आइंदा सवालात में देखेंगे। हमने फॉर्मेट में इसलिए इसको सेट कर दिया, ये है टैक्स रिडक्शन। अगर टैक्स रिडक्शन भी होती तो हमारा टैक्स चार्जेबल कैसे आएगा, नॉर्मल इनकम टैक्स प्लस फाइनल इनकम टैक्स माइनस टैक्स क्रेडिट्स माइनस टैक्स रिडक्शन, और फिर हमारा टैक्स चार्जेबल आएगा। और हमारी आईआरएस के रिटर्न में भी यही पैटर्न है। अब हम 2,15,579 में से जो हमारा टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया था अंडर सेक्शन 149, 42,450 इसको माइनस कर देंगे, राइट। और हमारे पास एडमिटेड टैक्स आ जाएगा 179,129, 1,73,129। ये हमें इसका चालान बनाना है 173 सेक्शन में एडमिटेड टैक्स का, और रिटर्न के साथ जमा करा देना है। सो ये हमारा, इसको थोड़ा स्मॉल करके देख लेते हैं, ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई कासिम के केस में, राइट। सो ये आ गई। इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, 89 कर दें, ये आ गई। ओके, सो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हम वेल्थ रिकन्सिलेशन में इसके इम्पैक्ट्स को कैसे लेंगे। वेल्थ रिकन्सिलेशन जब आप बनाएंगे तो इसके इम्पैक्ट को आप इस तरह लेंगे कि वहाँ इनफ्लोज का कॉलम होता है और एक आउटफ्लोज का। आउटफ्लोज की तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन इन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, तो इसको तो आप छोड़ दें, आउट ऑफ स्कोप हो गया। अलबत्ता इनफ्लोज की इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो इनकम फ्रॉम एनटीआर में क्या आएगा, हमारी नॉर्मल जो हमारी टैक्सेबल सैलरी की फिगर है, ये कहाँ से आई है, 12,86,360, ये वाली, ये जो यहाँ पे आई हुई है ये वाली, राइट, 12,86,360, ये आ गई फिगर। और इनफ्लोज में एग्जाम्प्ट इनकम, ये 90,000 क्या है, 90,000 ये हमारा मेडिकल अलाउंस है, तो ये एग्जाम्प्ट इनकम में आ गया। इनकम फ्रॉम एफटीआर कुछ था नहीं तो हमने जीरो डाल दिया, राइट। ओके, फॉरेन रेमिटेंस की फील्ड प्रोवाइडेड होती है वेल्थ रिकन्सिलेशन में, तो इसको आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में तो कहीं नहीं लेना, लेकिन आपने वेल्थ रिकन्सिलेशन में इसको ले लेना है फॉरेन रेमिटेंस में। ओके, उसके बाद अदर्स का एक कॉलम होता है, अदर्स में आपने दो फिगर्स को ऐड करके डालना है, यहाँ हमने अलग अलग करके दिखा दिया। नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी जो 1 मिलियन आए, ये एग्जाम्प्ट इनकम है। आपने ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसलिए डाली थी कि रेट पर्पस के लिए ऐड करना है। अब यहाँ पे ये तो ना टैक्सेबल इनकम है, ना एग्जाम्प्ट इनकम है, ना इनकम फ्रॉम एफटीआर है, तो आप इसको अदर्स में डाल देंगे 1 मिलियन, राइट। और फिर आपके पास आपने पर्सनल कार जो बेच के 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, उसको भी आप अदर्स में डालेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट है, किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर नहीं आती। हेड ऑफ इनकम 5 है आपके, जो कि सेक्शन 11 में आप देख चुके हैं, तो ये कहीं फिट आती नहीं है, इसको भी अदर्स में डाल देंगे। इसी तरह गिफ्ट भी कैपिटल रिसीट है, ये भी हेड्स ऑफ इनकम में कहीं पार्क नहीं आप कर सकते, तो गिफ्ट की फील्ड्स वेल्थ रिकन्सिलेशन में प्रोवाइडेड होती है, तो 1 मिलियन को भी आप गिफ्ट की प्रोवाइडेड फील्ड में डाल देंगे। तो आईआरएस पे भी इसी तरह से आपको फॉर्म मिलेगा। अब आप 12,86,000 से लेकर नीचे 1 मिलियन तक सारा टोटल कर दें, तो आप कासिम का जो इनफ्लोज आएंगे उसकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन में वो आ जाएंगे 135,76360, ये इसके इनफ्लोज आ जाएंगे। तो ये हमारा एक केस स्टडी हमने
कासिम के लिए देख ली। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको ये नोट्स पीडीएफ में शेयर कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।